हाँ जी। सो डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए, ब्रेक से पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट योर सिलेबस। आपके सिलेबस में क्या क्या है, आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगले 70 डेज में क्या क्या होने वाला है, वो सब हमने डिस्कस किया था। चलिए अब अपन बात करते हैं कि सर, अब हम लोग एक बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, आप हमको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है इस बैच में। तो इस बैच में जो आपको बुक मिलेगी, वन इज द कॉम्पैक्ट है, वो मिलेगी। अब जो कॉम्पैक्ट जो है, वो कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि लाइक आपको थियोरिटिकल बहुत इजी लैंग्वेज में थियोरी लिखी होती है, दैट इज द कॉम्पैक्ट। दूसरा जो उसके साथ में मिलेगा दैट इज द कंपाइलर एंड एक बुक मिलेगा दैट इज द बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट मीन्स जो आपका लॉ का जो रॉ फॉर्म रहता है, वो वाला रॉ फॉर्म मतलब क्या क्या लाइक लॉ में है, दैट इज एग्जैक्टली बेयर एक्ट, दैट इज द रॉ फॉर्म ऑफ द लॉ, दैट इज द बेयर एक्ट। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक तो कॉम्पैक्ट रहेगी, एक कंपाइलर रहेगा, एक आपका बेयर एक्ट रहेगा, लेकिन कॉम्पैक्ट कंपाइलर जो है इस बार आपको 2 वॉल्यूम में मिलेंगे, दैट इज द वॉल्यूम 1 एंड फिर मिलेगा आपको वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आपको अभी आ जाएगा 2 दिन में, वॉल्यूम 2 आपको बाद में मिलेगा, सेम विद द कंपाइलर। जैसे मैं आपको बताऊं, दिस इज द कॉम्पैक्ट, ये जो है ये आपका कॉम्पैक्ट है वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 जो है इसमें मैंने 20 टॉपिक्स अभी ले रखे हैं, वैसे ही आपके पास वॉल्यूम 2 भी आएगा। कॉम्पैक्ट है वो बहुत ही वैसी बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है, बहुत अच्छी सी बुक है करके, ठीक है। और इस बुक में जहां जहां पे अमेंडमेंट रहेगा उसको ग्रीन कलर में डाला होगा, मींस इट इज अ कलर कोडेड बुक। नॉर्मली ब्लू कलर, जो जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए आई हैव यूज द रेड कलर करके, ठीक है। एंड जहां पे अमेंडमेंट रहेगा वहां पे आपका ग्रीन कलर है वो यूज होगा जहां जहां अमेंडमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो बुक रहेगी इसमें जैसे जहां जहां अमेंडमेंट रहेगा देयर वी हैव यूज द कलर दैट इज द ग्रीन कलर। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे कंपनीज के लिए, तो फॉरेन कंपनीज के लिए पहले टैक्स रेट 40% हुआ करती थी, बट नाउ यू नो दैट निर्मला सीतारमण जी ने बोला अब फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 35%। तो जब फॉरेन कंपनी के लिए 35% का टैक्स रेट है, दिस इज द अमेंडमेंट, सो आई हैव यूज द ग्रीन कलर, तो दिस इज द कलर कोडेड बुक करके, ठीक है। उसके साथ साथ में जहां जहां अमेंडमेंट रहेंगे, मींस जहां जहां अमेंडमेंट रहेंगे वहां पे आपका कलर है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज द ग्रीन कलर। तो जैसे अमेंडमेंट आपका ये सेक्शन 115 बीएससी में अमेंडमेंट हो गया इस साल से, और ये अमेंडेड हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2024 से विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26 से, तो आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 3 लाख टू 7 लाख, 7 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 12 लाख, 12 लाख टू 15 लाख, वैसा स्लैब रेट चेंज हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका अमेंडमेंट है, तो ये आपका रहेगा ग्रीन कलर में। सो अमेंडमेंट इज इन ग्रीन कलर। जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट रहेंगे वो आपके रेड कलर में रहेंगे, बाकी वाला पॉइंट है वो आपका ब्लू कलर में रहेगा। हेडिंग जो रहेगा वो हमेशा ब्लैक कलर में रहेगा। सो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन आई हैव यूज्ड इन द बुक दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कितने पेजेस की रहेगी? सो कॉम्पैक्ट विल बी अराउंड आपका 450 पेजेस, अराउंड 450 पेजेस है। उस 450 पेजेस की बुक रहेगी जिसमें आपका पूरा इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो कवर होगा। तो 450 पेजेस का आपका थियोरेटिकल बुक रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ में ये कॉम्पैक्ट रहेगी, उसके साथ में आपको एक मिलेगा कंपाइलर। कंपाइलर भी आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, और कंपाइलर में क्या रहेगा, आपके पुराने क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस जो आईसीआई ने दे रखे हैं वो क्वेश्चंस भी रहेंगे, और उसके साथ साथ में पुराने कोई आरटीपी के, एमटीपी के जो मुझे लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, या कुछ हैंडमेड क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो आपके कंपाइलर में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आंसर साथ में रहेगा। क्वेश्चन है वो ब्लू कलर में रहेगा, आंसर जो है वो ब्लैक कलर में रहेगा। और मैंने यहां पे दे रखा होगा कि वो क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है। जैसे ये डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है। तो जो स्टडी मैट के क्वेश्चन रहेंगे वहां लिखा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हैंडमेड क्वेश्चन है, जो मैंने बनाए हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है बीबी प्राइवेट लिमिटेड, ये 115 बीएससी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, ये हैंडमेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो ये हैंडमेड लिखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैंने आरटीपी से लिए तो यहां लिखा होगा मैंने आरटीपी से लिए है, ये हैंडमेड है तो हैंडमेड लिखा होगा करके, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिया है 115 बी पे क्वेश्चन है, ये मैंने ऑप्ट किया है दिसंबर 2021 एग्जाम से, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ और अदर एडजस्टमेंट है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं हर क्वेश्चन के ऊपर ये लिखा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया गया है, तो जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन कहां से सर ने लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ में
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं इंटर से लिए हैं फाइनल में, बिकॉज इंटर में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं जो फाइनल के लिए भी ज्यादा रिलेवेंट हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, इंटर का या आरटीपी का क्वेश्चन है दिसंबर 21 का, तो इंटर का क्वेश्चन मैंने फाइनल में ऑप्ट किया है। आपको लगेगा सर इंटर का क्वेश्चन हम फाइनल में करेंगे, भाई साहब जब आप ये करोगे ना तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। धीरज करके क्वेश्चन है, शायद इंटरमीडिएट अगर आपने लास्ट के 1-2 साल में किया होगा तब आपको पता चलेगा करके, ठीक है ये क्वेश्चन। उसके साथ में अगर कोई क्वेश्चन मैंने आरटीपी से लिया है तो देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन आपके आरटीपी मई 2023 में भी था, तो मैंने सेम नहीं लिया बट मैंने बोला है कि सिमिलर क्वेश्चन आपके आरटीपी में भी था। सो दिस इज योर कंपाइलर, ये आपके लिए जो कंपाइलर रहेगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरी बुक जो मैं बोल रहा था दैट इज द बेयर एक्ट। तो मैंने क्या किया है, कुछ सेक्शन की एज इट इज रॉ लैंग्वेज भी ली है यहाँ पे। ये बुक आपके ज्यादा काम की है नहीं, सिर्फ कभी कभी हमको जब जरूरत रहेगी कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है, जब उसका एनालिसिस करना रहेगा तब अपन यहां से करेंगे। ये सेक्शन 87A की ये बेयर लैंग्वेज है। बेयर लैंग्वेज में जैसा लॉ में एक्ट में दे रखा है वो एज इट इज लैंग्वेज है, इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज वो लैंग्वेज हमने ले ली। जैसे 115BAA है तो उसकी लैंग्वेज हमने एज इट इज ले ली, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन लॉ। तो ये अपन सब सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। दिस इज द बेयर एक्ट का बुक। ये कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा, साइड में इसको रखेंगे, जब जब अपने को जरूरत रहेगी, जब जब अपने को रेफर करना रहेगा, जब जब उसको अपने को पढ़ना रहेगा तब अपन उससे पढ़ेंगे। तो ये 3 बुक्स आपकी रहेगी जो आपको मिलने वाली है। यस, कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर आपको 2 पार्ट में मिलेगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वाई 2 पार्ट्स? बिकॉज दिस टाइम लाइक यू नो दैट नया बजट आया है, उसको एक्ट बनेगा अभी 2-3 दिन में, तो इसके लिए मैंने सेकेंड पार्ट रखा है कि कुछ और अमेंडमेंट आ गए तो आई कैन इनकॉर्पोरेट इन द वॉल्यूम 2 करके, ठीक है। चलिए, कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह आए तो दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर ये आपकी बुक्स वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाता है कि बुक्स में कॉम्पैक्ट मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा, बेयर एक्ट मिलेगा। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर आपके पास इनकम टैक्स एक्ट है, बहुत अच्छी बात है, आप इनकम टैक्स एक्ट को जो है वो कैरी कर सकते हैं, व्हेनेवर यू वांट आप कर सकते हैं, आप रीड करना चाहे आप कर सकते हैं, कुछ डाउट है आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको डाउट कैसे सॉल्व होंगे, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, वो एप्लीकेशन मैं आपको कल बता दूंगा। कल मैं यहां पे एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहीं पे आपको डाउट्स पूछने हैं, और डाउट्स वहां पूछने के बाद आपके जो टेस्ट पेपर वगैरह रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ हर वीकेंड को एक टेस्ट लेंगे, तो जो वीकेंड का जो टेस्ट रहेगा वो भी आपको वहीं पे मिलेगा, कुछ एमसीक्यू वाला टेस्ट। तो मतलब अपना कम्युनिकेशन उस एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। दैट इज द बीबी प्रेप करके एक ऐप है, आपको मैं कल उसका लिंक दूंगा यहाँ पे, तो यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम ये जो बुक्स पढ़ेंगे तो इसके बाद हमको आईसीआई का मॉड्यूल क्या हमको कवर करना है अलग से, उसको देखना है? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। आंसर इज नो। आपको एक डायरेक्ट टैक्स ऐसा पेपर है, आप बाकी पेपर में भले देखिएगा, आप एफआर है, एएफएम है, उसमें जरूर आपको देखना चाहिए, लेकिन आपको टैक्स के पेपर में आपको आईसीआई का मॉड्यूल, आईसीआई का मटेरियल आप नहीं देखोगे, बिल्कुल भी आप छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, चलेगा। आई एम गोइंग टू कवर इन कंपाइलर, जो कंपाइलर रहेगा उसमें आपके आईसीआई के मॉड्यूल के 100% क्वेश्चन कवर होंगे, या फिर मैंने कुछ क्वेश्चन को स्किप किया हो सकता है जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है या बहुत इजी है। बिकॉज आईसीआई जब समझाती है तो हो सकता है कि इजी क्वेश्चन दे दिया, फिर इजी दे दिया, फिर उससे हार्ड दे दिया, फिर उससे हार्ड दे दिया। तो मैं जो एकदम एक्सट्रीम लेवल के हार्ड क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। कोई हो सकता है सिंपल सा कोई कैलकुलेशन है वो मैंने इग्नोर कर दिया हो, तो आप आईसीआई का मॉड्यूल को डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर के लिए नहीं देखोगे, चलेगा। देयर इज नो नीड टू चेक द आईसीआई मॉड्यूल। आप जो है वो ये जो बुक है कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर, उस पर आप 100% रिलाय कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारा तो टारगेट है कि लाइक हमको रैंक लानी है, और रैंक लाने के लिए क्या हमको आईसीआई मॉड्यूल भी पढ़ना चाहिए? आंसर इज नो, बिकॉज दैट इज व्हाट आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम द रैंकर। अगर आप AR1 की बात करोगे, जो शिवम करके बंदा है इस बार का, मई 2024 का शिवम मिश्रा, आप उसका इंटरव्यू देख लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए। He mentioned that कि for all other subject he referred the ICI module, but except the direct text. Direct text के लिए उसने ICI का बिल्कुल मॉड्यूल नहीं देखा था। Directly he just went through the compact and compiler and that is the sufficient. And he mentioned that कि compiler में जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत अच्छा है,
तो आप डायरेक्टली जो है वो कॉम्पैक्ट कंपाइलर, यही आपका बेस मटेरियल होना चाहिए। 450 पेजेस का आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा अप्रोक्स, एंड 500 पेजेस के अप्रोक्स है वो आपको कंपाइलर मिलेगा। तो दिस 950 पेजेस आर सफिशिएंट फॉर यू, जस्ट यू हैव टू रिलाई ऑन दिस, और आपको यही पढ़ना है करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद AR3 जो किरण का मैंने इंटरव्यू लिया था, आप इंटरव्यू देख सकते हो हमारी वेबसाइट, लाइक उसने भी यही बोला था कि सर फॉर द DT आई जस्ट गो थ्रू द कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर, तो आप इतना पढ़ लेंगे, दैट इज द काफी है करके, ठीक है। चलिए, अब किसी का क्वेश्चन ये रहेगा, सर कंपाइलर में जो क्वेश्चन है वो सब क्या आप क्लास में कराओगे? आंसर इज बिग नो। अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप करोगे क्या करके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आई विल डिस्कस, आई विल सॉल्व इन द क्लासरूम, बट रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट योर होमवर्क। आपको घर पे भी होमवर्क थोड़ा करना पड़ेगा, बिना होमवर्क किए कुछ नहीं होने वाला, होमवर्क तो खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक और चीज समझते हैं, आपका डाउट ये रहेगा, क्या हमको कोई नोटबुक बनाना है या नहीं? नोटबुक, देखो, अगर आपको एक आधा नोटबुक बनाना है तो आप बना देना आपके रफ काम के लिए, या जैसे मैंने पेपर दिया उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप एक नोटबुक रख लेना चाहिए। तो 200 पेजेस का, ज्यादा पेजेस की जरूरत है नहीं, 200 पेजेस का आप एक नोटबुक बना लीजिए। एंड उसके साथ में नोटबुक बना लिया, उसके साथ में आपको एक है ना स्टिकी नोट अपने साथ में रखना है हर रोज। कल परसों से जब आपके पास बुक आ जाएगी उसके बाद आपको स्टिकी नोट साथ में रखना है। स्टिकी नोट्स जो है वो आपको साथ में रखता है। स्टिकी नोट्स किसको बोलते हैं पता है ना? वो येलो कलर के एक नोट्स आते हैं, ठीक है, पतले से, जहां चाहिए वो चिपका दो बुक में, ठीक है। तो वो स्टिकी नोट्स है, वो आपको रखना है। क्योंकि क्या होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि मैंने यहां पे कुछ ड्रॉ किया, या मैंने यहां पे कुछ बनाया, और आपको लगता है ये मुझे लिखना चाहिए, तो आप चुपचाप क्या करिए, उस स्टिकी नोट्स पे बना के, और जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था वहां पे उसको चिपका दीजिए। तो आपके पास में स्टिकी नोट्स है, वो स्टिकी नोट्स जो है वो आपको कैरी करना है। तो आपको 200 पेजेस का बुक है, ये आपके पास ऑप्शनल है, बट तो भी आप बना लीजिए, क्योंकि कभी रफ काम होगा, आपको क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन बुक में रहेगा, बट आप सॉल्यूशन ना देखिए, आप पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो 200 पेजेस का एक बुक बनाइए, और उसके साथ में जो मैंने बोला आपके स्टिकी नोट्स है, वो स्टिकी नोट्स है वो आप साथ में रखेंगे, और उसके साथ में जहां जहां आपको लगता है आप अपनी कॉम्पैक्ट में चिपकाते जाएंगे करके, ठीक है। चलिए, अब अपन, ये तो हो गई बुक की बात, ये आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। चलिए, अब अपन चलते हैं सब्जेक्ट पे। बहुत देर हो गई सर, सब्जेक्ट से बात ही नहीं की, अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट पे। चलिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉस। मुझे एक बात बताइए, इनकम टैक्स लॉज में बहुत सारी सेक्शंस होती है। जैसे एक बात बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है सेक्शन 15(5)(b), इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? चलो बताइए आप मुझे, हाउ वी विल रीड इट। हम इसको रीड कैसे करेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? किसी को फोन पे बताना है तो फोन पे आप कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे कि काम कर, पहले 15 लिख, फिर ब्रैकेट खोल के 3 लिख, फिर उसमें एक और ब्रैकेट खोल के 5 लिख, उसके बाद अब B लिख। क्या ऐसा बोलेंगे? हाउ यू विल रीड इट? राइट आंसर इज, मैं बता दूं, सबसे पहले जो लिखा होगा दैट इज कॉल्ड योर सेक्शन। ये आपका सेक्शन है। उसके बाद जो लिखा होता है उसको बोला जाता है सब सेक्शन। उसके बाद जो लिखा होगा इसको बोला जाएगा क्लॉज, एंड उसके बाद जो लिखा होगा उसको बोला जाएगा सब क्लॉज। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, दैट इज सेक्शन 15, सब सेक्शन 3, क्लॉज 5 एंड सब क्लॉज B। इसको एक्चुअली जब ऐसे लिखा जाता है ना, वो उसमें, ग्रीष्मा तुम सही बोल रही हो, उसमें जो लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है सबसे पहले कि सब क्लॉज B ऑफ क्लॉज 5 ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15, लिखा ऐसे जाता है। बट आप इसको ऐसा याद रखिए, पहले जो लिखा होता है वो सेक्शन है होता है,
उसके बाद जो लिखा होगा वो सब सेक्शन होगा, उसके बाद जो लिखा होगा वो क्लॉज होगा, एंड उसके बाद जो लिखा होगा वो सब क्लॉज होगा करके, ठीक है। तो दैट इज द सेक्शन, ये तुम्हारा सब सेक्शन है, ये तुम्हारा क्लॉज है, ये तुम्हारा सब क्लॉज है, ठीक है। तो सेक्शन के साथ में जो लिखा होता है वो आपका सब सेक्शन होता है, उसके बाद में क्लॉज, उसके बाद में सब क्लॉज। आर्यन, अब एक और चीज समझ, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन 2(11), इसको क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? सेक्शन 2 क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? सेक्शन 2 क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? सेक्शन 2 क्लॉज 11 या सब सेक्शन? राइट आंसर इज, इसको बोलेंगे सेक्शन, एंड इसको बोलेंगे 11 जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे क्लॉज, इसको बोलेंगे क्लॉज, नॉट सब सेक्शन। अब आप मुझे पूछोगे सर कब हमको सेक्शन के साथ में जो लिखा है उसको क्लॉज बोलना है एंड कब हमको सब सेक्शन बोलना है? क्योंकि एक बात बताओ, आप जो मैं यहां बोल रहा हूं 11 को आप क्लॉज बोलना है यहां पे, सेक्शन 2 क्लॉज 11, एंड यहां पे बोल रहा हूं सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। कोई मुझे बता सकता है कि कब हमको सब सेक्शन बोलना है एंड कब हमको क्लॉज बोलना है? जैसे यहां वापस लिख रहा हूं, जैसे सेक्शन मान लो 11(5) है, तो इसको 11 को सेक्शन और इसको सब सेक्शन बोलेंगे। लेकिन सेक्शन 10(1) है मान लो, तो सेक्शन 10 में इसको सेक्शन बोलेंगे और इसको क्लॉज बोलेंगे। हाँ, सेक्शन 10 में भी 10 इज अ सेक्शन, 1 इज अ क्लॉज, बट 11 में सेक्शन सब सेक्शन। जो लोग सेक्शन 2 पे बैठे थे उनको मैं 10 तक खींचाया, 10 पे लेके आ गया। अब बताओ शशांक, तो मैं तो 10 की बात कर रहा हूं, 10 में क्लॉज बोल रहा हूं मैं, 10 जो है उसमें मैं तो क्लॉज बोल रहा हूं। चलिए बताइए कब आपको क्लॉज बोलना है, कब आपको सब सेक्शन बोलना है? चलो मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। देखो, अगर कहीं पे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, दैट इज रोहित, वेरी गुड, मनशा, चलिए गुनगुन, कितना अच्छा नाम है ना गुनगुन, मेघा, विक्रम भाई, विकास। चलिए अब मैं आपको बता दूं कब आपको क्लॉज बोलना है, कब आपको सब सेक्शन बोलना है। देखो, अगर कोई भी ऐसी लिस्ट है, जैसे मान लो
11.1, 11.2, 11.3, 11.4 एंड अगर आपका इसका एक दूसरे से लिंक है तो इसको हम बोलेंगे सबसेक्शन। बट अगर मान लो ऐसी कोई लिस्ट दे रखी है जैसे 2.1, 2.22, 2.23, अगर ऐसी कोई लिस्ट है और इसका आपस में एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है, उसको बोलना है क्लॉज। वापस बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। जब कोई भी सेक्शन है उसके बाद मान लो एक और पॉइंट है, उसके बाद एक और पॉइंट है और उसका आपस में इंटरलिंक है, लिंकेज है, तो वहां पे सबसेक्शन बोलेंगे। और गाइस जहां पे आपका कोई लिंकेज नहीं है, आपस में एक दूसरे से कुछ भी लिंकेज नहीं है, एक दूसरे से एक कोई लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे क्लॉज। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, सेक्शन 2 जो होती है वो आपके डेफिनेशन की सेक्शन होती है। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की सेक्शन है। तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन की सेक्शन है, तो एक बात बताइए, इसमें अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे 2.11 मान लो उन्होंने ब्लॉक ऑफ असेट की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद 242A में उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म असेट की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद उन्होंने 222 में डिविडेंड की डेफिनेशन दे रखी है। ऐसे ही एक डेफिनेशन उन्होंने डोमेस्टिक कंपनी की दे रखी है जिसका आपस में कोई भी लिंकेज नहीं है। मींस एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई भी लिंकेज नहीं है। अगर एक दूसरे का लिंकेज नहीं है तो वहां पे आपको क्लॉज बोलना है। क्योंकि आप अगर सेक्शन 2 को जाके देखते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे लेके आया आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट को अपन बहुत बार खोलेंगे इस बैच में, incometaxindia.gov.in। एंड अगर मैं यहां पे टैक्स लॉज एंड रूल्स में जाता हूं और टैक्स लॉज में जाके मैं इनकम टैक्स एक्ट में जाता हूं, और इनकम टैक्स एक्ट में आप देखोगे कि यहां पे मैं सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 2 को अगर यहां पे ओपन कर रहा हूं तो देखो सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, इन द एक्ट, इन दिस एक्ट अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। यहां पे 2.1 दे रखा है एडवांस टैक्स की डेफिनेशन, 1A में दे रखी है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन, उसके बाद 1B में दे रखा है अमलगमेशन क्या होता है, 1C में दे रखा है एडिशनल कमिश्नर क्या होता है। तो गाइस ये डेफिनेशन दे रखी है, इसका एक दूसरे से कोई भी लिंकेज नहीं है, वहां पे क्लॉज बोलने का, क्या बोलने का, क्लॉज बोलने का। अब एक बात समझना, ऐसे ही आपको अभी एक और मैंने सेक्शन बोला 10, तो 10 में जो है, चलो मैं यहां पे आपके सेक्शन 10 खोलता हूं, तो सेक्शन 10 है वो एग्जेम्पशन की बात करता है। और सेक्शन 10 में जब आप एग्जेम्पशन देखोगे तो यहां पे देखिए सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 एग्जेम्पशन की बात कर रहा है। क्या बोला हुआ है कि ये वाली इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। उसके बाद यहां पे 2A में कुछ बोला हुआ है कि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद 4 में बोला हुआ है नॉन रेजिडेंट की कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। तो बेटा इनका आपस में एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, इसके लिए इसको क्लॉज बोलेंगे। लेकिन बाकी जितनी भी आप सेक्शन देखोगे ना, वहां पे एक दूसरे से लिंकेज होगा, वहां पे सब सेक्शन बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले आपकी बात, क्या सेक्शन 2 सेक्शन 10 में क्लॉज बोलना है। चलो मैं आपको इसको भरोसा दिलाता हूं, भरोसा आपको ऐसे भी मेरे पे होना चाहिए, बट अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ये इस बार का बजट है, ये जो बजट है, बजट में जब अमेंडमेंट होते हैं तो अमेंडमेंट होते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना है। तो देखिए सेक्शन 2 में, तो देखिए सेक्शन 2 में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा लिखना चाहिए ना कि सब सेक्शन चेंज होनी चाहिए, नहीं। ये देखो सेक्शन 2 में कैसे अमेंडमेंट कर रहे हैं, सेक्शन 2, इन सेक्शन 2 पहला क्या दे रखा है, इन क्लॉज 22, मतलब सेक्शन 2 का पास में जो लिखा हुआ है वो क्लॉज है, 22 क्लॉज में आपको F पॉइंट को और जोड़ना है करके, ठीक है। F पॉइंट है उस सब क्लॉज को जोड़ना है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 22 हुआ। ऐसे ही अगर मान लो जैसे 10 का अमेंडमेंट है सेक्शन 10 में, देखो तो सेक्शन 10 में क्या हुआ, सेक्शन 10 में अमेंडमेंट कर रहे हैं ये लोग। तो इन सेक्शन 10 आपको क्या दे रखा है, इन क्लॉज 4D, तो सेक्शन 10 के पास में लिखा हुआ है 4D, वो क्लॉज है। अब आप बोलोगे चलो सर यहां तो क्लॉज है, बट बाकी जगह तो कहीं सब सेक्शन होनी चाहिए, 10 को छोड़ दिया आपने, 2 को छोड़ दिया, आंसर इज यस, वहां पे आपकी सब सेक्शन होगी। तो देखो जैसे 12AB सेक्शन है, तो 12AB में अमेंडमेंट करते टाइम क्या लिख रहे हैं कि इन सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द सब सेक्शन 3, तो 12AB की सब सेक्शन 3 है, वो 3 को ऐसे अमेंड करना है।
तो आप इन चीजों को समझिए कि यहां पे कहां सब सेक्शन और कहां पे क्लॉज है, फिर कंफ्यूज मत होना कि यहां पे क्लॉज है और यहां पे सब सेक्शन है, क्योंकि मैं बोलते टाइम मैं बड़ा परफेक्टली बोलूंगा। मैं सेक्शन 10 के साथ जो बोलूंगा मैं हमेशा क्लॉज बोलूंगा, सेक्शन 2 के साथ जो बोलूंगा मैं क्लॉज बोलूंगा, बट मैं बाकी सेक्शंस के साथ जो बोलूंगा वहां पे मैं सब सेक्शन बोलूंगा। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहां सब सेक्शन यूज हो रहा है, कहां क्लॉज यूज हो रहा है। आप बोलोगे इनकम टैक्स में और कोई ऐसी जगह है कि जहां पे सर लाइक क्लॉज यूज हुआ है? मैं बता दूं आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो सेक्शन हमारे इनकम टैक्स में 2 है, एक आपकी 10 है एंड एक 47 है। ये 2, 10 एंड 47 ये 3 सेक्शन ऐसी है जहां पे क्लॉज वर्ड यूज होगा। सेक्शन 2 में, सेक्शन 10 में एंड सेक्शन 47 में ये 3 जगह ऐसी है जहां पे आपका जो है वो क्लॉज वर्ड यूज होगा, बाकी सब जगह है वो आपकी सब सेक्शन वर्ड यूज होगा करके। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपके सेक्शन की बात, सब सेक्शन की बात, क्लॉज की बात। चलिए अब एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। मुझे बताओ सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? सेक्शन 11 किससे रिलेटेड है? करीना, दैट 11 इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड। मुझे सबकी चैट दिख रही है तो आप बार बार ये मत लिखना करके, ठीक है? कि भाई मुझे लाइक 10, 14 को कैसे 10, 14, 2 को कैसे बोलेंगे? तो 10 इज अ सेक्शन, सब सेक्शन 10 सेक्शन, क्लॉज 14 सब क्लॉज बोलेंगे उसको। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? राइट आंसर इज वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट टैक्स लेती है वेलफेयर के लिए। राइट आंसर इज गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? आमदनी ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। चलिए वेरी गुड। तो किसी ने बोला गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है टू रन द कंट्री, रन इंडिया। इंडिया को रन करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है कि हमारा जो ब्यूटीफुल कंट्री है भारत, दैट इज इंडिया, उसको रन करना है, उसको चलाना है। उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है? अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इंडिया को रन करना है, इंडिया को चलाना है, तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो एक तो चाहिए आपके पास पावर और दूसरा आपके पास चाहिए पैसा, दैट इज द मनी। वन इज द पावर, वन इज द मनी। अब एक बात समझना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पावर कहां से लेती है? अपनी मर्जी है वैसे लॉ बना देती है। आपने देखा होगा कि लॉ बना देती है, ये बना दिया, ये टैक्स लॉ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। सर एक बात बताओ, ये पावर हमारे पास कहां से आती है गवर्नमेंट के पास? तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट के पास जो है ये पावर जो आती है वो पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स को पावर दे रखी है। और गवर्नमेंट को पावर्स दे रखी है, आपको पता है उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कुछ 3 लिस्ट है और वो 3 लिस्ट में जो मैटर दे रखे हैं उस पे लॉ बनाने का पावर गवर्नमेंट के पास है। कि जो तुम्हारी सेंट्रल लिस्ट है, जिसको अपन यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर ऐसे दे रखे हैं जिस पे लॉ बनाने का पावर है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर ऐसे है जिस पे लॉ बनाने का पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड गाइस, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी दे रखा है उसमें लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो सच ऐसा कुछ है नहीं करके, ठीक है, आपका स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट में है। तो सर एक बात बताओ, हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, तो इनकम टैक्स लेने का पावर दे रखा है गवर्नमेंट को? आंसर इज यस, दे रखा है। और इनकम टैक्स लेने का जो पावर दे रखा है, इनकम टैक्स लेने का जो, देखो आर्टिकल 247 है, उसका एक 7th शेड्यूल है। और 7th शेड्यूल में फिर उन्होंने जो 7th शेड्यूल है उसमें ये पावर दे रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक एंट्री है, दैट इज द 7th शेड्यूल में, और वो एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो यूनियन लिस्ट है, वो यूनियन लिस्ट में एक एंट्री नंबर 82 है।
और 82 नंबर एंट्री है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम होती है उस इनकम पे हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये पावर कहां दे रखा है? एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में करके। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता ही देता हूं। देखो, जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा या कुछ ऐसे भारी भारी वर्ड यूज करूंगा तो मैं आपके सामने वो चीज है वो प्रस्तुत भी करूंगा कि ये देखो यहां दे रखा है। चलिए, मैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सर्च कर देता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीडीएफ वर्जन, इंग्लिश वर्जन। चलिए, मैंने यहां पे आपका इंग्लिश वर्जन जो है, ये भारत का संविधान, ये तो हिंदी है, इंग्लिश वर्जन करके। ठीक है, चलिए, इंग्लिश वर्जन है और इसमें देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सेक्शंस वगैरह है। अब एक बात समझना, यहां पे ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में आप देखिए, यहां पे आर्टिकल नंबर आपका, सबसे पहले आर्टिकल में चलते हैं अपन, और आर्टिकल में आपका 246 नंबर का आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246, ये रहा आर्टिकल नंबर 246। ये देखिए क्या लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 246। 246 में क्या दे रखा है? आर्टिकल नंबर 246 सबसे ऊपर देखेंगे, देखिए क्या दे रखा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। मींस ऐसे सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं जिसमें हमारी पार्लियामेंट एंड जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स है वो लॉ बना सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब हमारा मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट। और ये कहां दे रखा है? 246 में ये पावर दे रखा है। अब मैं अगर आर्टिकल नंबर 246 में जाता हूं तो देखिए 246 में क्या दे रखा है। अब यहां पे ये जो है आपका, इसमें मैं गया आर्टिकल नंबर 246 में, एक सेकेंड, हाँ पहुंच गए बस। 246 भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है ना, बोलते बदलेंगे कैसे, इतना बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में 246 करके। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, ये तुम्हारा आर्टिकल आ गया 246 करके। ठीक है, चलिए आर्टिकल 246 में क्या दे रखा है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ सब्जेक्ट द स्टेट। क्या दे रखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज नंबर 2 and 3, मीन्स 2 या 3 में जो दे रखा है उसको छोड़ के, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज विथ रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन द लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड एज द यूनियन लिस्ट। इन्होंने बोला कि हमने इसका जो है शेड्यूल बना रखे, लास्ट में शेड्यूल का मतलब ऐसे होता है ना, एनक्लोज लिस्ट करके। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमने कुछ शेड्यूल बना रखे हैं और जो 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में जो मैटर दे रखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है वो हमारे किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे का ऐसे, जो आपका 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 है उस पे लॉ बनाने का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट वाले में दोनों के पास है। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, 7th शेड्यूल ही देख लेते हैं ना फटाफट करके। ठीक है, तो देखो यहां पहुंचे अपन, ये आ गया बस, ये देखो ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कौन सा शेड्यूल चल रहा है यार? 7th शेड्यूल कहां गया रे? आ जाओ यार, 2nd शेड्यूल आया अभी तो। ये तुम्हारा हो गया 6th शेड्यूल, 6 के बाद तो 7 आना ही चाहिए। ये 6th हो गया भाई साहब, 6th शेड्यूल बहुत बड़ा है, मतलब ये 6th आ गया, एंड 6th के बाद ये देखिए आपके सामने, ओ भाई साहब ये आ गया आपका 6th शेड्यूल ही चल रहा है अभी भी यार। ये आ गया 7th शेड्यूल। देखो
तो 7 शेड्यूल का ये सबसे पहला आर्टिकल 246 के हिसाब से 7 शेड्यूल। अब ये वाले जो मैटर है, इस मैटर, अरे सर कंट्रोल F कर दिया जो, ओ भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था। क्या नॉलेज है आप लोगों ने यार, थैंक यू यार मुझे बताने के लिए करके, ठीक है, अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। चलो 7 शेड्यूल, और 7 शेड्यूल में आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर जिसपे लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कौन कौन से मैटर है? बड़ा सिंपल है, डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो डिफेंस है उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सीधी सी बात है। ऐसे का ऐसे जो आर्म फोर्सेस वगैरह जितने भी ये लॉ है, ये सीबीआई देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, याद आया सीबीआई, देखो कहां दे रखा है, एंट्री नंबर 8 में दे रखा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई वगैरह। उसके बाद एक बात बताओ, इसी में आती है एंट्री नंबर आपकी 82 में क्या दे रखा है? 82 में एंट्री नंबर 82 पे चलते हैं, और 82 एंट्री नंबर देखो क्या बोलती है, ओ भाई साहब ये रही एंट्री नंबर 82, और 82 में बोला हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी पे टैक्स जो है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उस पे टैक्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। एक बात बताओ, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता? मतलब क्या ये पावर किसी के पास है या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, क्योंकि यहां क्लियरली बोला हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम में सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। तो क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट किसी के पास है या नहीं है? चलो बताओ फटाफट। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट किसी के पास है या नहीं? पहले राइट है क्या नहीं, लगता नहीं लगता वो बात की बात है, राइट है या नहीं है बताओ मुझे, राइट है या नहीं है? एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है। राइट आंसर इज सर, एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं ले सकती, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा है? आंसर इज यस। हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। और मैं बताऊं ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को कहां दे रखा है, तो चलो स्टेट लिस्ट देखते हैं इसके बाद। तो जैसे ही सेंट्रल लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद स्टेट लिस्ट चालू होती है, और स्टेट लिस्ट में अगर अपन जाते हैं तो स्टेट लिस्ट में एक एंट्री नंबर है, दैट इज द एंट्री नंबर आपका, देखिए एंट्री नंबर 46, और देखिए एंट्री नंबर 46 क्या बोलता है, दैट इज द, कहां चला गया रे, हाँ, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। देखो एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 है, दैट इज द टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का जो राइट है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है, अदरवाइज जो है वो टैक्स नहीं लगता। तो देखो अभी तक अगर मैं बोलूं कि अगर इस कंट्री को चलाने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, वन इज द पावर, वन इज द पैसा। पावर जो है लॉ बनाने का पावर कहां दे रखा है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246, और आर्टिकल नंबर 246 की 7th शेड्यूल है एक, और 7th शेड्यूल में लिस्ट है, वन इज द स्टेट लिस्ट, वन इज द यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट जिसको बोल सकते हो। यूनियन लिस्ट में वो वाले मैटर दे रखे हैं जिसपे लॉ बनाने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसका एंट्री नंबर 82 है जो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लॉ बना सकते हैं टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है ड्यू टू द एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। मुझे एक बात बताओ कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे आज की डेट में टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम पे आज की डेट में टैक्स नहीं लगता, कितनी भी एग्रीकल्चर इनकम कमाओ देयर इज नो टैक्स। आपको क्या लगता है, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? दैट इज वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? व्हाट यू फील? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आज की डेट में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। आयुष
क्या लगता है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं लगना चाहिए, राइट। कुछ बोलते हैं नहीं लगना चाहिए, बोलता है 50% लगना चाहिए। अरे भाई, आज की डेट में कोई भी एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, इवन कंपनी, कोई कंपनी ने मान लो फार्म लिया और फार्म पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाया, भेजा, एक्सपोर्ट किया, कमाया, नो टैक्स एट ऑल। राइट आंसर इज देखो, मेरा मानना क्या है वो मैं आपको बता दूं, आपका मानना क्या है हो सकता है। अब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगता, उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन तो यह है, अगर सोफिस्टिकेटेड रीजन देखें तो गवर्नमेंट फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है लोग एग्रीकल्चर, और इंडिया का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है पॉपुलेशन का, तो गवर्नमेंट चाहती है इस पे टैक्स ना लगाए, इस पे टैक्स जो है वो ना लगाए करके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट द फार्मिंग, दैट इज द सोफिस्टिकेटेड वे। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन का एग्रीकल्चर इनकम है। आप देखोगे जितने भी पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन का एग्रीकल्चर इनकम है। बहुत सारे पॉलिटिशियन का, पी चिदम्बरम तक का एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी को तो छोड़ दो। पी चिदम्बरम ने नर्सरी उगाई, नर्सरी से बोलते हैं उसने पौधे बेचे और बोला एग्रीकल्चर इनकम है, एंड इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। उसके साथ साथ में इट इज अ वोट बैंक ऑल्सो। आज की डेट में अगर मान लो कोई सरकार एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा ले तो गवर्नमेंट गिर जाए, मैं लिख के दे सकता हूं करके, ठीक है। और ये वाली जो गवर्नमेंट है, अभी वाली जो करंट मोदी सरकार जो है, या जिसको अपन एनडीए की गवर्नमेंट बोलेंगे, एनडीए की गवर्नमेंट में तो बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, 240 सीट से है और मेजोरिटी नहीं है, और अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दे तो भाई साहब गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी, बिकॉज बड़े प्रोटेस्ट होंगे एंड बड़ी चीजें लाइक होगी। नाउ व्हाट इज माय ओपिनियन कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं। माय ओपिनियन, अगर आप मेरी ओपिनियन बोलोगे, पूछोगे, तो मैं बोलता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बट देयर शुड बी अ थ्रेशोल्ड लिमिट। आप एक बड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट दे दीजिए करके, ठीक है, बड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट दे दीजिए, बड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट दे दीजिए। बड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट मींस, सर आप एक काम करिए, ऐसा कर दीजिए कि 50 लाख रुपीस तक आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो 50 लाख तक की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो। बट व्हाई नॉट टैक्स ऑन मोर देन 50 लाख रुपीस? भाई अगर इफ एनी पर्सन इज अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीज देन देयर शुड बी द टैक्स ना। आप 50 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो। हम ये नहीं चाहते गरीब किसान पे टैक्स लो, मैं ये चाहता ही नहीं, और इनकम हो तो टैक्स लो, और 50 लाख का एग्जेम्पशन दे दो, 50 लाख का आप बेसिक एग्जेम्पशन दे दो ना, 50 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन दे दो कि 50 लाख रुपीज तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो किसान 50 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको टैक्स न मत लो, बट व्हेन दैट पर्सन इज अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीज, मोर देन करोड़ रुपीज, देन ही शुड बी चार्जेबल टू टैक्स ना। आप देखोगे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बड़े संपन्न किसान है, संपन्न मींस दे आर लाइक, यू कैन से दैट वो जो किसान है उनके पास बहुत पैसा है यार, एंड दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। उन्होंने कंपनियां बना रखी है, फर्म बना रखी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं, जी वैगन में घूम रहे हैं मान लो करके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में तो भैया टैक्स लगना चाहिए ना। When a salary employee, when he is earning 10 lakh rupees, he used to pay the tax, then why not the person who is earning income from the agriculture? तो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, मेरा मानना यह है कि यस लगना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक एग्जेम्प्टेड। आप एग्जेम्पशन दो, बट 50 लाख भी मैंने अपर साइड बोला है, गवर्नमेंट कंसीडर 20 लाख भी कर सकती है, 25 लाख भी कर सकती है करके, ठीक है, एंड उसके ऊपर की जो इनकम होगी उस पर तो टैक्स लगना चाहिए। माय व्यू इज यस, इट शुड बी टैक्सेबल, इंडिया विल गेट द गुड टैक्स अमाउंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम अगर ऐसा होता है तो। अब मैं बता दूं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में टैक्स अवॉइडेंस भी होता है। टैक्स अवॉइडेंस का बड़ा तरीका, सिंपल सा तरीका है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन की एग्रीकल्चर से इनकम है। अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन अपना करके, ठीक है, हाँ भाई साहब, तो उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम है। आप देखोगे बड़े बड़े पॉलिटिशियन की एग्रीकल्चर इनकम है। और ये एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, एग्रीकल्चर इनकम जो है,
ये एग्रीकल्चर इनकम सच में होती नहीं है, बहुत बार तो ये लोग प्लानिंग करते हैं। कैसे प्लानिंग करते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, मेरे पास में ये खेत है राजस्थान में, ये राजस्थान में मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है। मींस लोग कैसे मजे लेते हैं देखना, एग्रीकल्चर लैंड है, ये मेरे नाम पे है, राजस्थान में है। अब ये राजस्थान में एग्रीकल्चर लैंड है, मैं यहां पे कुछ एक्टिविटी होती ही नहीं है आजकल, बट मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे पास में कैश पड़ा है, ब्लैक का पैसा है, कैश पड़ा है 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया कैश पड़ा है। मैं क्या करता हूं, इसको वाइट करता हूं। कैसे, बड़ा सिंपल से वाइट कर दूंगा। कैसे, मैं ये बोलता हूं मेरे नाम पे है एग्रीकल्चर लैंड, मैं ये बोलता हूं कि मैंने यहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैंने सेल कर दिया, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैंने सेल कर दिया, और सेल करने से मैं क्या करूंगा, एक बिल ला लूंगा। आजकल जो ये आपके एपीएमसी मंडी होती है, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, तो जो मंडी होती है, मंडी में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर बायर होते हैं, तो उनसे क्या करूंगा, मैं सिर्फ बिल ले लूंगा। मैं उनसे सिर्फ क्या करूंगा, ये मिस्टर बीबी, मैं क्या करूंगा, बिल ले लूंगा, और मैं उससे बिल लेके मैं बोलूंगा मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, आप मेरे बैंक में पैसा दे दो। तो वो क्या करेगा, मेरे बैंक में पैसा दे देगा, और मैं उसको कैश दे दूंगा। और मार्केट में ये ट्रांजैक्शन होते हैं 1 to 2% देके, और मार्केट में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब एक बात समझना, अब होगा क्या कि मैंने उससे बिल लिया, और बिल लेके मेरे बैंक में पैसा आ गया, मैं तो बोलूंगा मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है। और भैया, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, और मैं ये एग्रीकल्चर इनकम को मैं एग्जेम्प्ट करा दूंगा अंडर सेक्शन 10(1), तो ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा इजीली हो जाता है। या फिर आपको मैं बताऊं, बिल की भी बहुत बार जरूरत नहीं होती। छोटी सी 5, 10, 15 लाख की एग्रीकल्चर इनकम तो आप ऐसे ही बता सकते हो, कैश है, जमा करा दो, बोलना हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा था, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है। अब कौन देखने आया है क्या आपके पास सच में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था करके, ठीक है। तो लोग ऐसी प्लानिंग क्या करते हैं, इट इज नॉट अ प्लानिंग, इट इज अ टैक्स इवेजन करके आप गलत तरीके से कर रहे हो, बट पीपल यूज टू डू इन द मार्केट। बट मैं बता दूं, आजकल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बड़ा होशियार हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल क्या करता है पता है आपको, अगर मैं बता दूं, अगर बड़ा केस है जहां पे लगता है कि करोड़ों का अवॉइडेंस हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल आपसे पूछता है। एक केस ऐसा आया जिसमें एसएससी से पूछा कि अच्छा आपने एग्रीकल्चर इनकम बताई, फॉर एन एग्जांपल ये एसएससी बोलता है कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 2 करोड़ रुपए की। एओ उससे पूछता है, एओ इससे पूछता है करके, ठीक है, एओ उससे पूछता है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम है, बोला क्या आपने बोया था बताओ मुझे, मींस कौन सी क्रॉप आपने सेल की। एसएससी आजकल वो भी बता देता है, मैंने ये क्रॉप सेल की, ये रहा बिल। अब सच में वो एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई थी या नहीं। एक केस में ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया पता है, सैटेलाइट से फोटोज मंगा ली वो खेत की। उससे पूछा अच्छा बता कौन से टाइम पे हुआ था, तो उसने बताया कि मैंने मान लो दिसंबर से लेके और मार्च तक हमने ये वाली क्रॉप जो है ये खेत में लगाई थी। डिपार्टमेंट यूज द टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ने क्या किया, हमारा जो इसरो वगैरह है उनसे उन्होंने बोल के और वहां से उस एरिया की, उस पीरियड की सैटेलाइट की फोटोज मंगा ली। और सैटेलाइट की फोटो जब मंगाई तो उन्होंने देखा कि वो सैटेलाइट की फोटो में तो वहां जमीन पे कुछ है ही नहीं, देयर इज नो एग्रीकल्चर एट ऑल, कुछ हुआ ही नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही वहां पे नहीं था करके, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही वहां पे नहीं था। और एसएससी को पकड़ लिया यहां पे, बोला तू झूठ बोल रहा है, और उस पे मतलब लाइक केस लगा दिया। वैसे का वैसे एक और केस आया था बीच में करके, ठीक है, जिसमें एक एसएससी ने 15 करोड़ रुपए का इवेजन था, 15 करोड़ रुपए का। उसमें क्या हुआ पता है तुमको, 15 करोड़ रुपए का उसने एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो रूरल एरिया की एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। वो भाई ने उस एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करा के उस पर कॉम्प्लेक्स बना रखा था। कॉम्प्लेक्स मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है, मतलब वहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, और फिर उसको बेच दिया। और उसने बोला उसने रजिस्ट्री कराई एग्रीकल्चर लैंड के नाम से, और एग्रीकल्चर लैंड के नाम से रजिस्ट्री कराई और बोला मेरी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन की डेट पे वहां से फोटो मंगवाई सैटेलाइट की, और सैटेलाइट की फोटो मंगवाई, और फोटो मंगवाने के बाद, ठीक है, फोटो मंगवाई और फोटो में पता चला कि जिस दिन उसने बेचा है उस दिन तो वो एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं।
वहां पे तो कमर्शियल, वहां कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है करके, ठीक है, वहां पे जो है वो तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का है वहां पे। और भैया 15 करोड़ रुपए का केस था, उसको पकड़ा करके। वैसे ही एक और केस में क्या होता है आपको पता है, मैं आपको आगे जाके जब बताऊंगा कि एक एग्जेम्पशन होती है 1037 की, एक एग्जेम्पशन होती है 54B की। उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड है वो आप बेचते हो या कंपलसरी एक्वायर्ड होती है, तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि लास्ट के 2 साल वो एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए। एसएससी ने बोला मैंने तो यूज किया था, उन्होंने देखा देखा तो कुछ कोई नहीं रहा है वहां पे करके, ठीक है, देयर इज नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी एट ऑल करके, ठीक है। तो भैया डिपार्टमेंट बड़ा शातिर हो गया है। आप जो आजकल सोचते हो ना कि भैया हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अब होशियार हो गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया से यूटिलाइजेशन कर रहा है। आप बोलोगे सर ये सच में ऐसा होता है कि सैटेलाइट की फोटो वगैरह मंगाते हैं? आंसर इज यस। आज गूगल करके देखना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑब्टेन द सैटेलाइट फोटोज टू लाइक प्रोटेक्ट फ्रॉम द दैट इवेजन ऑफ टैक्स इन द एग्रीकल्चर इनकम। आप ऐसा कुछ हेडिंग डालना और आपको दुनिया भर के आपको आर्टिकल मिलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के वगैरह, और जहां से पता चलेगा आपको कि देखो कैसे कैसे केसेस है वो मार्केट में आ रहे हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, नहीं करना है, ये आपके लिए ध्यान रखना। मैंने आपको 2-3 चीजें यहां पे बताई। चलिए, बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, मेरा व्यू है यस बिल्कुल लगना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पर्सन earning non-agriculture income, when he is paying the tax, if he is earning more than 7 lakh 8 lakh rupees, then if any person earning agriculture income and if that is more than 50 lakh rupees, government should charge the tax। और एक बात बता दूं, 2-3 साल पहले सजेस्ट भी किया था, इन्होंने कमेटी बनाई थी, हमारी गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने सजेशन भी दिया था कि एग्रीकल्चर की इनकम जो है उस पर टैक्स लो करके, ठीक है, सजेशन भी दिया था, बट वो सजेशन को गवर्नमेंट ने माना नहीं है अभी तक। 2022 या 21 में जो एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि देयर शुड बी ए टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड, बट स्टिल उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। चलिए, अब एक बात समझना, तो पहला पावर मिल गया। अब गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है? एक बात बताऊं, मनी कहां से गवर्नमेंट लाएगी? तो मनी लाने के लिए सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है? तो गवर्नमेंट पैसा जो लाती है ना, वो 3 जगह से आ सकता है। या तो गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है, खुद के बिजनेसेस, गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेसेस है, आपने देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट का बिजनेस जैसे रेलवे है, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनियां LIC है, या फिर आपका BPCL है, या फिर आपका IOCL है। ये जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ये गवर्नमेंट बिजनेस करती है। दूसरा, गवर्नमेंट पैसा मांगती है आपसे, मींस आप उसके पेरेंट्स हो ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपसे पैसा मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। आपसे गवर्नमेंट पैसा मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। एंड गाइस, टैक्सेस के बाद में अगर इससे भी गवर्नमेंट की नीड पूरी नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, IMF से लोन लिया करके, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे लोन लिया, तो लोन लेती है। तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट पैसा कहां से जुटाती है? गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, जैसे रेलवे है, LIC है, BPCL है, IOCL है, वहां से। उसके बाद में गवर्नमेंट का अगर पेट नहीं भरता इससे जितनी चाहिए उससे, टैक्सेस से, और उसके बाद में लोन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट बिजनेस, सेकंड इज अ टैक्सेस, एंड थर्ड इज अ लोन। जिन कंट्रीज में, जैसे दुबई है, तो दुबई में टैक्स नहीं लगता, क्योंकि दुबई में टैक्स लोन का सवाल ही नहीं होता, उनके बिजनेसेस वगैरह से इतना उनको पैसा मिल जाता है, जैसे पेट्रोल बेच के, ये बेच के उनको बहुत पैसा मिल जाता है, तो टैक्सेस तक आते ही नहीं, लोन भी नहीं आते। हम लोग गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? पहले बिजनेस भी करती है, फिर आपसे टैक्सेस लेती है, और फिर अगर टैक्सेस से भी पैसा पूरा नहीं होता, तो फिर वो क्या करती है? लोन लेती है। अब एक चीज समझना, आपके जो टैक्सेस है ना, वो इंडिया में 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं। वन इज योर डायरेक्ट टैक्स, एंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। वन इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात समझना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली आपसे ले लिया जाता है, मतलब जिसका टैक्स है उसी से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मेरा इनकम टैक्स है, मेरे से ही लेने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
कि जो टैक्स इनडायरेक्टली लिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट किसी एक पर्सन से कर रही है, बट अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट होने वाला है अल्टीमेट कंज्यूमर पे, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के लिए जीएसटी। अब एक बात बताऊं, आपने हमारा बैच लिया, मान लो हमारे बैच का फीस आपने 14,000 पे किया, तो 14,000 पे करते टाइम ऐसा बार बार बोलते हो ना, हमने बीवी सर को 14,000 दिया है। नहीं, मेरे को 14,000 नहीं दिया, आपने 14,000 हमको दिया है ना, इसमें एक कंपोनेंट जीएसटी का भी है और इसमें 18% जीएसटी है। तो अगर आप देखोगे 14,000 रुपीज डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18, इट्स कम्स टू द 2135 या 36। आपने 2,136 रुपीज है वो आपने जीएसटी पे किया है, 2136 आपने जीएसटी पे किया है, एंड बाकी वाला जो है वो हमारा डीटी का फीस है। तो आप जो बोलते हो ना कि लाइक हमने तो बीबी सर को 14,000 दिया है, नहीं, 14,000 हमको नहीं दिया है, बाकी वाला आपने गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, तो उनसे भी पढ़ लो करके, उनसे पूछ लो, बाकी वाला आपने उनको दिया है। हमको जो दिया है वो 14,000 माइनस 2136 को हम लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास आया है, इतना हमने जीएसटी है वो गवर्नमेंट को आपका पे कर दिया करके। ठीक है, चलिए, ये बोलता है कैश में ले लो, बिल मत काटना करके। ठीक है भाई साहब, ये रहने दो, हमसे ना हो पाए, हमको बड़ा डर लगता है क्योंकि इन सब चीजों से, ऐसे सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यार एथिकल प्रैक्टिस पढ़ाने वाला हूं आपको, और आप इवेजन की बात कर रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे हो, नहीं। तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप देखो, आपने टैक्स दिया हमको, हमने आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका टैक्स है उसी से लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक और चीज समझना, एक बात बताओ मुझे, गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा? डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल इज इनकम टैक्स, एंड इट इज जीएसटी है, कस्टम्स है, और भी कोई ऐसे आपके एक्साइज है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा? गवर्नमेंट इजीली कलेक्ट कर लेती है, ऐसे बैठे बैठे इजीली, ऐसे इजीली कलेक्ट। बताओ मुझे, कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए इजी रहता होगा? राइट आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स? राइट आंसर इज गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता हो? राइट आंसर इज गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना बहुत बार, कि जो बंदा टैक्स भरता है उसको पता ही नहीं होता वो टैक्स भर रहा है। जो बंदा टैक्स भरता है उसको पता ही नहीं होता कि वो टैक्स भर रहा है, पता ही नहीं होता कि उसको टैक्स भर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट के लिए इजीली कलेक्ट हो जाता है। आपने एडमिशन लिया डीटी का, आपने 14,000 पे किया, आपको पता है उसमें से 2,300 है वो मोदी जी को दिया, नहीं, आपको पता ही नहीं चला आपने टैक्स भरा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स पे करना है ना बड़ा इजी है। लेकिन गाइस, ये जो टैक्स पे करना है ना, इसमें ये बड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि अपने सीधा दिल पे दुखता है, यहां पे दर्द होता है। आप सोचिए, इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप अगर 100 रुपीज कमाते हैं तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको टैक्स है वो 43% तक लग सकता है। मींस आपको 43 रुपीज है वो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो ये जो है ना, ये सीधा यहां पे दर्द होता है, यहां पे दर्द होता है, कहां पे, यहां पे दर्द होता है करके। ठीक है, पता चलता है आपको कि अरे यार इतना टैक्स भरना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लोग चोरी करने की कोशिशें यहां करते हैं। तो इजी गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना इनडायरेक्ट टैक्स है, डीटी है वो आपका डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों के सीधे यहां दिल पे दर्द होता है, इसके लिए डीटी है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद एक चीज समझना, जब डीटी डिफिकल्ट था इसीलिए तो इन्होंने एक टीडीएस कॉन्सेप्ट लाया। आपको पता टीडीएस कॉन्सेप्ट, टीडीएस क्यों लाया? 43% कैसे आया बताएंगे आपको, हाँ तौबा तौबा, हाँ बताएंगे, हाँ
43% कैसे आएगा, एक दो दिन में पता चल जाएगा। एक बात बताओ, डीटी जो है उसमें टीडीएस कॉन्सेप्ट लाया। टीडीएस क्यों लाया? क्योंकि लोग टैक्स भरते ही नहीं थे, लोग जो है वो टैक्स भरते ही नहीं थे, तो उन्होंने टीडीएस लाया कि जहां से आपकी इनकम आ रही है ना, उसी पे कुछ पहले ही टैक्स कट जाए। दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। अब एक बात बताऊं, टीडीएस का परफेक्ट एग्जांपल समझने के लिए आप खुद का एक एग्जांपल लो। मान लो आपको आज एक नोटबुक खरीदनी है, और नोटबुक खरीदने के लिए आपने मम्मी से 70 रुपीज मांगे। आपकी मम्मी से आप जाके मम्मा को बोलते हो कि मम्मा मम्मा मुझे 70 रुपीज चाहिए, बीबी सर ने बोला है एक 200 पेजेस की नोटबुक लानी है। मान लो आपकी मम्मा के पास में 70 रुपए छुट्टा नहीं था, मम्मा ने आपको 100 रुपया दे दिया। तो मम्मा ने आपको 100 रुपया दिया, आप चुपचाप 100 रुपए लेके घर से निकल गए, आप नोटबुक लेके आ गए। एक वीक के बाद मम्मा को याद आता है और मम्मा आपसे मांगती है कि बेटा वो 70 रुपीज की नोटबुक लाई थी, 30 रुपीज तू मुझे वापस दे देना, 30 रुपीज मुझे दे। अब क्या होगा उस दिन? उस दिन दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास वो 30 रुपीज है ही नहीं, उससे आपने चिप्स खा ली करके, ठीक है, उससे आपने जो है वो मतलब टाइम पास कर दिया, वो वड़ा पाव खा लिया, उससे 30 रुपीज है ही नहीं आपके पास। तो आप क्या बोलोगे? मम्मा कौन सा 30 रुपए, है ही नहीं मेरे पास 30 रुपए, खत्म हो गया। या फिर आपके पास है, तो आप मम्मी को जब वो 30 रुपया दोगे ना, वो 30 रुपया जब मम्मी को दोगे ना, तो बड़ा दुख होगा। आप जब 30 रुपया मम्मा को देते हुए क्या बोलोगे पता है? कि ले ये 30 रुपया तेरा, क्या मुझे क्या विजय माल्या समझती है? मैं क्या 30 रुपए लेके भाग जाऊंगा? मैं क्या अमीर बन जाऊंगा? मैं क्या मतलब इंग्लैंड चला जाऊंगा? आप ऐसा मम्मी के सामने वो 30 रुपया फेंक के बोलोगे। एक बात बताऊं, उस दिन मम्मी ने शायद आपको 70 ही दे दिया होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना 100 दे के 30 रुपया वापस मांगना बुरा लगता है। सेम कॉन्सेप्ट इज अ टीडीएस। अगर आपकी पूरी इनकम आ जाती करके आपके हाथ में, तो भैया टैक्स भरने में थोड़ी दिक्कत आती। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर 10% कट के ही आया है, प्रोफेशनल फीस है 10% कट के ही आया है, तो हमको लगता है चलो यार 10% तो चला गया। हमारे शुभम सर और आकाश सर जो पढ़ाते हैं वो तो क्या बोलते हैं कि सर हमारा टीडीएस ही आप 30% काट लो। तो मैं क्या करता हूं, उनका टीडीएस ही 25-30% है, वो काट लेता हूं करके, जिससे कि उनको बाद में जाके यहाँ दिल पे दर्द ना हो रिटर्न फाइल करते टाइम के टैक्स भरना है। सो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टीडीएस। अब मुझे एक और बात बताओ, मुझे बताओ गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा? डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? मतलब आज की डेट में, पहले हो सकता है कुछ भी था, आज की डेट में आपको क्या लगता है? कीर्ति कीर्ति पूछती है सर हमारा हार्ड एंड मनी है, हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स दे देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास में? गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा? डीटी से या आईडीटी से? राइट आंसर इज गाइस, राइट आंसर इज, यहां पे बहुत सारे लोगों का आंसर आईडीटी आया है, बट गाइस नाउ केस इज रिवर्स। अब गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार जो बजट दिया, बजट से पहले ये लोग एक ग्लांस देते हैं, और अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने जो हाईलाइट दी है उसमें बताया है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू, ये देखो मैं कहां से ले रहा हूं, जो बजट है उस बजट में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है और पैसा कहां को जाएगा। उसमें देखोगे तो इनकम टैक्स से रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटी आज की डेट में। तो देखो, रुपीज कम फ्रॉम, पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है? एक टाइम था जब आपका इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को सिर्फ 10 to 12% रेवेन्यू आता था, बट नाउ इट इज अ 19%। 19% रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को कहां से आने वाला है? इनकम टैक्स से आने वाला है। उसके साथ साथ में यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी जो यूनियन वाला है उससे 5%, जीएसटी से 18% है। तो देखो जीएसटी से 18% है और इनकम टैक्स से 19% है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% है। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी तो इनकम टैक्स का ही पार्ट है। एक बात बताओ, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनियों को टैक्स, तो जो कंपनीज को टैक्स लग रहा है वो भी तो, कंपनीज को जो टैक्स लग रहा है वो भी तो इनकम टैक्स ही, अपन उसको बोलते भले अलग से कॉर्पोरेट टैक्स है, बट इट इज ऑल्सो इनकम टैक्स। तो आज की डेट में अगर आपको कोई ये पूछे कि ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी का है या इनकम टैक्स का है, तो यहां पे मैं बोलूंगा इनकम टैक्स का है, और अगर कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ते हो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो 19% एंड 17%
इट्स कम्स टू द 36%। 36% रेवेन्यू है वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, और बाकी ये जो रेवेन्यू है एक तो आपका 18% और एक 5% है, ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है करके, ठीक है। ये तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। बाकी कस्टम से 4% रेवेन्यू आता है। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिट से 9% गवर्नमेंट इतना लोन लेगी। देखो 27% है उतना गवर्नमेंट है वो लोन लेके, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज जो है इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। तो इस साल जो पैसा आएगा 1 रुपए में कितना पैसा कहां से आ रहा है और पैसा जा कहां रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है करके, ठीक है। तो यहां पे जा कहां रहा है, आपके अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा 19% जाता है। सोचो एक साल में गवर्नमेंट जितना इनकम टैक्स ले रही है ना, उतना 19% है वो सिर्फ लोन का इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है गवर्नमेंट का। इतना लोन ले रखा है तो लोन का इंटरेस्ट पे करने में, इंटरेस्ट पेमेंट में ही इतना चला जाता है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया, यहां पे मैंने आपको बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें बताई, और सिंपल सिंपल सी चीजें आज आपको मैंने बताई करके, ठीक है। आज का लेक्चर अपन यहीं पे वाइंड अप करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, आज एक बार मैं वापस से इस चीज को रिवाइज करा देता हूं जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको आज जो बताया वो क्या बताया, सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में आपको बताया, और सिलेबस में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, कितना उसका वेटेज है, वो सब चीजें बताई। उसके साथ में मैंने आपको बताया आपको कौन सी बुक मिलेगी। उसके साथ में इनकम टैक्स लॉज हम पढ़ने वाले हैं, एक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लॉज पढ़ने वाले हैं, सेक्शंस को कैसे रीड करना है, क्लॉज कब आएगा, सब सेक्शन कब आएगा, इंडिया को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है। पावर कहां दे रखी है, आपका आर्टिकल 246 में, और 246 जो आर्टिकल है उसका 7 शेड्यूल है, और 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है। उसमें यूनियन लिस्ट है, उसकी एंट्री नंबर 82 है, वो गवर्नमेंट को पावर देती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है ऑन टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है वो एग्रीकल्चर इनकम पे, वो पावर दे रखा है स्टेट लिस्ट में। बाकी मैंने आज जनरल डिस्कशन किया। आज का लेक्चर जो है वो बड़ा हल्का फुल्का ही लेक्चर था। इनकम टैक्स ऐसे हल्का फुल्का ही रहेगा, डोंट वरी, आपको बहुत मजा आएगा इनकम टैक्स में करके, ठीक है। और इनकम टैक्स में आपको बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग, दिस पेपर इज इंटरेस्टिंग, यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट है वो इस पेपर में डेवलप करिए, आपको बहुत मजा आएगा। बस मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है, एक तो जो मैं पढ़ाता हूं और उस दिन मैं बोलता हूं आधा घंटा रिवाइज करके आना है तो आना है। अगर आपको मैंने बोला आज 1 घंटा रिवाइज करके आना है तो आना है। अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया है तो वो आपको करना है तो वो आपको करना है। ये कुछ 2-3 चीजें, मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, वो टेस्ट पेपर सॉल्व करना है तो करना है। तो ये सब चीजें आप अगर फॉलो करोगे, ये सब्जेक्ट आप इजीली क्रैक कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। कल से हम चालू करेंगे बजट के बारे में, इस बजट में क्या अमेंडमेंट आए, टैक्स रेट, कल से हम चालू करेंगे टैक्स रेट वाला टॉपिक कि आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट्स क्या है, कैसे है। तो कल से जो पढ़ेंगे दैट विल बी लाइक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है, वो रिलेवेंट है, वो चालू होगा। तो कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।